चलिए आज बात करते हैं होलकर राजवंश की और उसमें भी एक ऐसी रानी की जिन्होंने महानता का मतलब ही बदल दिया। ये कहानी जंग और तलवारों की नहीं बल्कि मंदिरों और करघों की है, यानी कि बनाने की, जोड़ने की। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। किसी शासक को इतिहास उसकी जीती हुई जंगों के लिए याद रखता है या उन चीजों के लिए जो उसने बनाई? ये सवाल हमें सीधा होलकर राजवंश की सबसे मशहूर रानी की कहानी के दिल में ले जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, मध्य भारत के मालवा इलाके से। ये होलकर राज्य का नक्शा है, एक ऐसा साम्राज्य जो मुगलों के कमजोर पड़ने के बाद मराठा शक्ति के एक नए केंद्र की तरह उभरा था। तो आखिर ये राजवंश शुरू कैसे हुआ? चलिए एक नज़र डालते हैं इसकी शुरुआत पर और समझते हैं कि कैसे एक साधारण से सैनिक ने इतने बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। इस वंश की नींव रखी थी मल्हारराव होलकर ने। वो मराठा सेना में महज एक सैनिक थे, लेकिन अपनी हिम्मत और काबिलियत के दम पर वो आगे बढ़ते गए। और जब मुगल साम्राज्य बिखर रहा था, मल्हारराव ने मौके को पहचाना और मालवा में होलकर शासन की स्थापना कर दी। यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा एक नाटकीय मोड़ आता है। 1766 में मल्हारराव की मौत के बाद गद्दी उनके पोते मालेराव को मिली। लेकिन देखिए, सिर्फ एक साल में ही उनकी भी मौत हो गई। मतलब कुछ ही सालों के अंदर राजवंश ने अपने संस्थापक, उनके बेटे और फिर उनके पोते, तीनों को खो दिया। ऐसे मुश्किल और अनिश्चितता भरे माहौल में खांडेराव की विधवा अहिल्याबाई होलकर ने बागडोर अपने हाथों में ली। और यहीं से, उस संकट के बीच से, मालवा के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय शुरू होता है। अहिल्याबाई का शासनकाल उनसे पहले या उनके बाद आए किसी भी शासक से बिल्कुल अलग था, एकदम अनोखा। उनका शासनकाल जो करीब 28 साल तक चला, 1767 से 1795 तक, वो शांति, न्याय और अपनी प्रजा की भलाई के लिए जाना जाता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक राज्य को चलाने के लिए सिर्फ तलवार की धार ही नहीं, बल्कि समझ और करुणा की भी जरूरत होती है। देखिए, जब अहिल्याबाई ने गद्दी संभाली तो हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। राज्य में उथल-पुथल मची हुई थी, चोर डाकुओं का डर था। अहिल्याबाई ये बात अच्छी तरह समझती थीं कि एक शासक का पहला काम अपनी प्रजा को एक सुरक्षित और शांत माहौल देना है, तो उन्होंने सबसे पहले इसी पर ध्यान दिया। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये सब किया कैसे? उनका तरीका क्या था? उन्होंने अपनी पूरी ताकत दो चीजों पर लगा दी। एक, आर्थिक विकास और दूसरा, आध्यात्मिक चेतना का विकास। चलिए इन दोनों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। चलिए पहले स्तंभ की बात करते हैं, कला और शिल्प को बढ़ावा देना। ये सिर्फ एक शौक नहीं था, ये उनकी इकोनॉमिक विजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिससे एक मजबूत आर्थिक नींव तैयार हुई। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है माहेश्वरी साड़ियों की कहानी। अहिल्याबाई ने सूरत से माहिर बुनकरों को अपनी राजधानी महेश्वर बुलवाया और उन्हें वहीं बसा दिया। वहां एक नए डिजाइन की साड़ी बनाई गई जो हल्की भी थी और खूबसूरत भी, जिसे आज हम सब माहेश्वरी साड़ी के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये एक पूरा इकोनॉमिक इंजन था जिसने महेश्वर को टेक्सटाइल का एक बड़ा सेंटर बना दिया। और कमाल की बात देखिए, आज भी ये विरासत जिंदा है। 2012 में इसे जीआई टैग भी मिला, जो उनकी दूर की सोच का सबूत है। अब आते हैं उनकी विरासत के दूसरे और शायद सबसे अहम स्तंभ पर, आस्था की रक्षा और उसका संरक्षण। और ये जानना बहुत जरूरी है कि अहिल्याबाई की सोच सिर्फ अपने राज्य मालवा तक ही नहीं थी। उन्होंने पूरे भारत में अपनी रियासत की सीमाओं से बहुत दूर तीर्थों का निर्माण करवाया और पुराने टूटे हुए मंदिरों को फिर से बनवाया। सोमनाथ से लेकर काशी तक और बद्रीनाथ से लेकर रामेश्वरम तक उन्होंने मंदिर, घाट और धर्मशालाएं बनवाकर जैसे पूरे देश को आस्था के एक धागे में पिरो दिया। और हाँ, 1777 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाना उनके सबसे बड़े कामों में से एक माना जाता है। तो उनके जाने के बाद क्या हुआ? उनकी विरासत ने क्या रूप लिया और आज भी वो हमें क्या सिखाती है? चलिए समझते हैं। लगभग 30 साल, सोचिए, 30 सालों तक उन्होंने एक ऐसा राज दिया जिसमें शांति थी, समृद्धि थी और स्थिरता थी। ये अपने आप में एक मिसाल है कि एक अच्छा नेतृत्व आखिर क्या हासिल कर सकता है। और इसी वजह से उनके न्याय और करुणा भरे शासन के लिए भारत के लोगों ने उन्हें कोई रानी या महारानी नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास उपाधि दी, लोक माता, यानी सबकी माँ।
ये नाम ही बताता है कि उनकी ममता और देखभाल सिर्फ उनके अपने राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए थी। अहिल्याबाई की दूरदर्शिता का एक और उदाहरण ये था कि उन्होंने अपने बाद सत्ता का हस्तांतरण भी बहुत शांति से तय किया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति तुकोजी राव होलकर को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाद में इसी राजवंश में यशवंतराव होलकर प्रथम जैसे शासक भी हुए, जिन्हें उनकी सैन्य ताकत के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक ही राजवंश में एक लोक माता भी हुई और एक भारत का नेपोलियन भी। और ये बदलाव आगे भी देखने को मिला। अगर हम अहिल्याबाई की तुलना इस राजवंश के आखिरी शासक यशवंतराव होलकर द्वितीय से करें, तो ये फर्क और साफ हो जाता है। एक तरफ अहिल्याबाई का फोकस था आध्यात्मिक और सांस्कृतिक निर्माण पर, महेश्वर जैसे केंद्र बनाना, कलाओं को बचाना। वहीं दूसरी तरफ यशवंतराव द्वितीय का फोकस था मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे इंदौर का पहला एयरपोर्ट बनाना या एशिया का सबसे बड़ा MY हॉस्पिटल बनवाना। थे तो दोनों ही निर्माता, लेकिन दोनों की प्राथमिकताएं अपने अपने समय को दिखाती थीं। आखिर में 1948 में होलकर राज्य भारत का हिस्सा बन गया। तो चलिए हम अपने उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। होलकर राजवंश हमें दोनों तरह की विरासत दिखाता है, जंग की भी और निर्माण की भी। लेकिन आज सदियों बाद भी लोकमाता की कहानी ही है जो लोगों के दिलों में सबसे ज्यादा जिंदा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, किसी शासक की असली विरासत क्या होती है, वो जो जीता गया या वो जो बनाया गया। अगली बार तक सोचते रहिएगा।